नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे 67वीं बिहार पीसीएस जो 30 सितंबर को होने जा रही है उसी को लेकर, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है तो सिर्फ हम लोग जितना आप पढ़ लिए हैं उसका सिर्फ रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट में है जाके। आज हम बात करेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट के, जो कि इडुटेरिया का है। बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है, इसको हम लोग एक बार बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एटलीस्ट हम लोग अगर 500 से 1000 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट का करके जाएंगे तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को आराम से मिल जाएगा और वह आपके रिजल्ट को बूस्ट करेगा, आपके नंबर को बूस्ट करेगा और रिजल्ट को लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसलिए हम लोगों को प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है, किस प्रकार की हमारी तैयारी है। सीधे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है? अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ये तीनों अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त है और किसी को नहीं प्राप्त है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। दूसरा है तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। तीसरा क्या है, राज्यसभा अस्थायी सदन है लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग गलत पढ़ लेते हैं, कभी लिखा रहता है कौन से कथन सही हैं और अभी लिखा है कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, जब इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो बहुत से जो नए एस्पिरेंट होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन में जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गलत कर जाते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ये गलत है। दूसरा भी गलत है, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनकी योग्यता होती 30 वर्ष मैक्सिमम की। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है लेकिन इसके जो 1/4 है वो 1/4 नहीं है, 1/3 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी, सभी के सभी गलत हैं। तीसरा क्वेश्चन बात करेंगे, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 14 दिन। 14 दिनों के लिए राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिक स्वतः वह लोकसभा के पास लौट जाएगा। कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने पात्र होगा, तो इसमें 2 विकल्प हैं। भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष है। बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला भी सही है, 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो राज्य क्षेत्र में भारत के, या 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष हो। तो 35 वर्ष आयु के बारे में तो कहीं नहीं लिखा गया है कि कितनी आयु हो। आयु कोई फिक्स नहीं है, 35 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, ये कहीं नहीं लिखा गया है। इसका जो राइट, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा केवल 1। बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पास होना चाहिए? तो जो इसका राइट आंसर होगा 2 माह। अगर वित्तीय आपातकाल लगा है तो जो संकल्प पास होता है वो सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर पास हो जाना चाहिए? 2 माह के भीतर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। तो इसको देख लेंगे। आर्थिक आपातकाल की बात कर रहा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है। इसको आपको कमेंट बताना है, लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, ये भी बताना है। सीधे बात करेंगे 6ठे नंबर क्वेश्चन की, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 62 में, 63 में, 64 में, 61 में? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1963 में पहली बार वित्तीय आपातकाल लाया गया। सीधे बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो जो 7 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 37। क्या कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। 7वें नंबर क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे 8वें नंबर प्रश्न की,
चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 87 में, 91 में, 1992 में, 1998 में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 1991 में। 1991 में चेलैया समिति का गठन किया गया था। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? भूरी क्रांति, धूसर क्रांति, काली क्रांति, गोल्डन क्रांति। तो जो इसका राइट आंसर होगा भूरी क्रांति, कोको उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन से भी है, याद रखेंगे। एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, एक धन जो आसानी से, ध्यान देंगे इस पे, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है: हार्ड मनी, चीप मनी, सॉफ्ट मनी, हॉट मनी। तो जो इसका राइट आंसर होगा हार्ड मनी। याद रखेंगे, इस तरह से इकोनॉमी से क्वेश्चन आ जाते हैं तो करना मुश्किल हो जाता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। कौन करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आर्थिक मामलों पर जो कैबिनेट समिति होती है वही पास करती है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, सरकारी वाहनों से यात्रा पाबंदी। तो जो 12 का राइट आंसर होगा वह होगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर कोई पाबंदी नहीं था इस कार्यक्रम में। बात करेंगे दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च से बिहार पीसीएस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसको अच्छे से करेंगे। 13 का जो राइट आंसर होगा वह होगा 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुई थी। गांधी जी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, देखना है। चौरी चौरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी, एकदम सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। भारत छोड़ो आंदोलन ये गलत है, यह हुआ था 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। सीधे बात करेंगे, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? यह डेट बहुत बार पूछी गई है, 21 अक्टूबर 1943। याद रखेंगे। 15 का जो राइट आंसर होगा वह बी होगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1828 के नियम द्वारा, 1829 के नियम 17 द्वारा, नियम 12 द्वारा, नियम 17 के द्वारा, 1829 के नियम 12 के द्वारा या 1829 के नियम 17 के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 1829 के नियम 17 के द्वारा। महत्वपूर्ण है यह नियम जब पूछ लेगा तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1829 के नियम 17 के द्वारा। उस समय गवर्नर कौन था? उस समय गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बाद में वही चल के भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? हार्डिंग को, एल्गिन को, लॉरेंस को, लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। तो जो राइट आंसर होगा 17 का वह होगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम। इन्होंने ही वहाबियों के विद्रोह को कुचला था। तो याद रखेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाबियों का जो मेन केंद्र था, मुख्य केंद्र था, वो पटना ही था। इसको भी याद रखेंगे, 17 नंबर इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था? पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट, परिहार। तो जो पल्लव वंश था वह त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। बात करेंगे 19 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? 19 का जो राइट आंसर होगा ये होगा उत्तर दिशा में रखे गए हैं शव। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। कहाँ पे हुआ था इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? निरंजना, ऋजुपालिका, पुनपुन, भागीरथी। तो जो 21 का राइट आंसर होगा वो होगा ऋजुपालिका नदी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? कच्चायन, संजय, वरिष्ठपुत्र, पूरण कश्यप, मक्खाली गोसाल पुत्र या मक्खाली पुत्र।
तो जो राइट आंसर होगा मखालीपुत्र, यह है अजियोक संप्रदाय के संस्थापक। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? सब जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। 24 नंबर क्वेश्चन, मुगल काल में मुहतसिब कौन होता था? तो जो मुगल काल में मुहतसिब होते थे एक प्रकार के आचरण अधिकारी होते थे। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। मुगल काल में मुहतसिब कौन था? आचरण अधिकारी था। बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। बहुत महत्वपूर्ण है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। हाँ, और एक बात कहना चाहेंगे, आप लोगों को रोक रहा हूँ कि जो ही पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को वीडियो उनके बहुत ही काम का है, इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, जिससे कि जो भी बिहार के किसी भी कोने में रह रहे हो उनके पास तक यह वीडियो पहुँचे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की। बसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह सब अकबर के दरबारी कवि थे। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नरौरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, सही है। कुडनकुलम, यही गलत है, यह कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। काकरापार गुजरात में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। तो कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच जो रेखा जाती है उसको 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। 29 नंबर बात करेंगे, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। अरे भैया, ऐसा ईंधन कौन यूज करता है कि जिसमें जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस निकले? अरे भैया, यही गलत है, सिंपल सा है। और ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ईंधन का उच्च ऊष्मीयमान, सभी चाहते हैं कि भैया ईंधन का उच्च ऊष्मीयमान हो, तो बी नंबर बहुत आसान था, यही गलत है। सीधे बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसको मिलाना है, विटामिन है उनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, उसको मिलाना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B7, इससे क्या होता है? बालों का झड़ना होता है, संबंधित है विटामिन B7 से। विटामिन B12, इसको सब जानते हैं, अरक्तता हो जाता है। विटामिन E सब जानते हैं, बांझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के रक्त का थक्का बनने से, अकेले में ही ये पूछा जाता है विटामिन के किससे संबंधित है, तो यह रक्त के थक्के संबंधित है। और विटामिन E किससे संबंधित है, तो बांझपन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A का 3, तो यही राइट आंसर होगा 30A। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है स्टीलर मीटर, गैलेक्टिक इकाई, कॉस्मिक किलोमीटर, प्रकाश वर्ष। तो जो 31 का राइट आंसर होगा, तारों के मध्य दूरी को नापते गैलेक्टिक इकाई से, प्रकाश वर्ष नहीं करेंगे, यह गलत हो जाएगा। गैलेक्टिक इकाई तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा दिया गया है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? इसको सब जानते हैं, राइट आंसर होगा 32 का बी हो जाएगा, वर्णांधता। क्योंकि इस रोग में स्त्रियां वाहक का कार्य करती हैं, इसलिए उनको यह रोग नहीं होता है, उनके बच्चों में होता है, इसलिए यह पुरुषों में रोग होता है। 33 नंबर बात करेंगे, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में किसका वहन करता है? तो यह वहन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो जो 34 का राइट आंसर होगा वह होगा डी, गुप्त ऊष्मा। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। निम्नलिखित
कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता है? याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। तो जीव द्रव्य जो होता है उसमें न्यूक्लियक अम्ल नहीं पाया जाता। बाकी केंद्र क्या, राइबोसोम, हरित लवक, सब जगह न्यूक्लियक अम्ल पाए जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। विटामिन हमने बता रखा है स्ट्रेटजी में, विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है मछली का तेल, जंतुओं की यकृत एवं गुर्दे, पालक, आम। तो जो इसका राइट आंसर होगा, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे विटामिन ए का कोई खास स्रोत नहीं होते, लेकिन मछली का तेल, पालक और आम विटामिन ए का भरपूर स्रोत होता है। बात करेंगे, सूची को मिलाना है 1 और 2 को। इसमें प्रतिरोध का मात्रा क्या होगा देख लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा 37 में प्रतिरोध का मात्रा होगा ओम। विद्युत प्रवाह सब जानते हैं एम्पियर, बल का सब जानते हैं न्यूटन, पावर का वाट। तो जो इसका राइट आंसर हो गया ए का 4 इसमें है और इसमें है, और बी का 1, तो बी का 1 सिर्फ इसी में है, राइट आंसर बी हो जाएगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सोडियम, पारा, कापर, लिथियम। 38 बी, बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लिथियम सबसे कम घनत्व की धातु है। 39 प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो जो 39 का ए है यही सही है कि यह एक प्राकृतिक बहुलक है रबड़ और इसमें लोचदार गुण होते हैं। 40 किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है? प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और समस्थानिक, संभारिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन बिहार पीसीएस में देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। 41 नंबर बात करेंगे, देवप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो अलकनंदा जहाँ से मिलती हैं भागीरथी में, वहीं पे संगम होता है देवप्रयाग का। 42 निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, इसके बीचों बीच होके जाती है कर्क रेखा। कुछ लोग झारखंड लगा देंगे क्योंकि रांची से एकदम सट के जाती है, लेकिन वो गलत, वो बीचों बीच नहीं जाती है। तो वो मध्य प्रदेश के बीचों बीच जाती है कर्क रेखा, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती? सवाना में, टुंड्रा में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मैंग्रोव वन में। 43 राइट आंसर हो जाएगा सी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, यह भरतपुर जिले में स्थित है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। इसको पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। बात करेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं? बेंगुला, लेब्राडोर, हम्बोल्ट, अगलुहास। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह है अगलुहास। अगलहास एक गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? ज्वालामुखी के लिए, भूकंप के लिए। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा ज्वालामुखी और भूकंप, विकल्प सही होगा 1 और बी। सीधे बात करेंगे 48 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तकला मकान कहाँ पे है? चीन में है, बिल्कुल सही है। थार भारत में है, आटाकामा चिली में है, लेकिन गिब्सन दक्षिण अफ्रीका में थोड़ी ना है, गिब्सन है भैया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है गिब्सन। मरुस्थल हैं चारों, तो जो गिब्सन है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। सभी मरुस्थल महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। तकला मकान चीन में, थार भारत में, आटाकामा चिली में, गिब्सन अफ्रीका में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में, यही सुमेलित नहीं था। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है तो 49 का राइट आंसर होगा सी होगा। व्यवसाय रोजगार परिवर्तन
की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्तियों का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। मतलब व्यवसाय रोजगार, बहुत से लोग होते हैं कंपनी को चेंज करके इधर से उधर जाते रहते हैं, कुछ दिन उसी में बेरोजगार रहते हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं कि व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य आप सभी सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको बताना है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही होगा। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, प्रमुख जो दर्शन है और उसके प्रवर्तक, यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, उसको देखते हैं। योग सब जानते हैं, महर्षि पतंजलि योग अक्सर सुनते रहते हैं। न्याय गौतम, सांख्य कपिल, चार्वाक का चरवाक है, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। याद रखेंगे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है पीसीएस एग्जाम में। अब बात करेंगे विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक, बहुत महत्वपूर्ण है। आजीवक की स्थापना किसने किया था? मक्खालीपुत्र घोषाल। अनिश्चयवादी संजय बेट्ठलपुत्र, भौतिकवादी पकुथ कच्चायन, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। याद रखेंगे, घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप, अनिश्चयवादी संजय बेट्ठलपुत्र, आजीवक मक्खालीपुत्र घोषाल और भौतिकवादी पगुध कच्चायन। तो इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यहीं पे समाप्त हो रहा है। एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी प्रैक्टिस सेट, अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट हो जा रहा है अभी तक, तो 500 क्वेश्चन होंगे और आपको उन 500 में कम से कम 20 क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट देखने को मिलेगा, जिससे आप अगर 80-75 पहुँच रहे हैं, अगर अभी आप 20 बढ़ा लेंगे, 95-100 पहुँच के आप अपना रिजल्ट क्लियर कर लेंगे। अंत में एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो को जो पहली बार देख रहे हो या जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।